हाँ, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बचपन के दोस्त हैं। कुछ ऐसा वाक़या जो बचपन में आप लोग साथ में बिताए हैं? याद ये है कि उन्होंने पहली बार हमको, आज अभी तो मैं कई बार प्लेन में चढ़ता हूँ, हमेशा चढ़ता हूँ, लेकिन पहली बार हमको वही प्लेन में चढ़ाया। हम डर रहे थे प्लेन में, पहली बार जब चढ़े थे। हाँ। तो हमको बैठाए जंगला की तरफ, कहीं नीचे देखा तो हम विंडो सीट में अपने विंडो साइड बैठे थे। हाँ। बाद में बोला कि आइए बगल में बैठिए इधर, हमको विंडो साइड में बैठाए। फिर बोले कि नीचे देखा, नीचे देखे तो बोले कि रोड दिखाई देता। हमने हाँ, तो रोड ना हो नदी है, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम थोड़ा सा, हमको लगा बाप रे इतनी ऊंचाई पे हम लोग हैं, गिरेंगे तो क्या होगा, सोचते जा रहे थे। तो मैगजीन दिए गया पढ़त रहा, मत आकर नीचे, अब छोड़ा, पढ़त रहा तो हो गया। आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने बात किया है तो मेरे जहन में अचानक आ गया, सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब 9 तक एमपी रहते हैं, उस टाइम में विकास हुआ है। उसके बाद ओम प्रकाश यादव जी आते हैं 10 साल के लिए, अभी कविता जी हैं। ये 15 साल और स्टार्टिंग का वो 15 साल जो भी हो उधर का, किस टाइम में सीवान का ज़्यादा विकास हुआ है? देखिए मैंने कहा विकास मतलब कि रोड, बिजली, सड़क, पानी नहीं होता है। मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास, कई तरह का विकास है, ठीक है। तुलना करेंगे तो राजनेता, हाँ ओवरऑल का आपने बात किया, तो राजनेता हम बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हमको भी राजनीति करनी है, लेकिन तुलनात्मक देखिए, सच्चाई है उसको तो सच्चाई है तो जो देखिए, सच्चाई है तो सच्चा तो कोई सुनना ही ना चाहता है, सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता है। वो तो अलग बात है, हमारा काम है सच बोलना। सच बोलना, तो सच बोलना ये है कि जो कम संसाधन थे, लेकिन हाँ बड़ा ख्वाब देखते थे, लेकिन प्रश्न हम ये लगा रहे हैं, विकास उन्होंने किया, लेकिन अपराध जो बढ़ गया उनके रीजन में, तो हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं विकास के बारे में। नहीं, विकास नहीं देखिए, विकास और अपराध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपराध तो हर टाइम में है। नहीं, हर टाइम में है, ठीक है। तो देखिए आप अब अपराध की डिफिनीशन समझिए। अभी हमारे साथ हैं मनोज सिंह, सीवान से एमएलसी रह चुके हैं और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बचपन के साथी, उन्हीं के गांव से बिलोंग करते हैं, यानी प्रतापपुर से। फिर उनके साथ उस गांव के स्कूल में भी इन्होंने पढ़ा है साथ ही जो आपका, फिर डीएवी कॉलेज। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। प्रोग्राम करने का जो थीम है शायद आप समझ गए होंगे। पॉलिटिकल बात एक आध दो हम लोग सवाल पूछ लेंगे, लेकिन कहाँ से कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ से आपने स्टडी किया, जो कुछ भी मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। थोड़ा सा इसमें और आप ऐड कर दीजिए, मीन्स अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता दीजिए। देखिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो मैं पढ़ाई करता था तो मैं बिजनेस करना चाहता था। उसी क्रम में वैसे तो मकतब प्राइमरी स्कूल प्रतापपुर में थी, तो वहाँ से हम लोगों ने प्राइमरी का स्कूल किया। उसके बाद हम रेनुआ चले आए, बगल के मिडिल स्कूल था वहाँ पर। फिर उसके बाद डीएवी मिडिल स्कूल में आए और सीवान डीएवी मिडिल स्कूल में हम आए। फिर डीएवी हाई स्कूल में आए और फिर डीएवी कॉलेज में हम आए। हम कॉलेज में आने के बाद हम कॉमर्स लिए, चूँकि बिजनेस से रिलेटेड हम लोग थे, तो बिजनेस करना था, राजनीति में आना नहीं था हमको। बिजनेस करना था, बिजनेसमैन बनना था। ठीक। और बिजनेसमैन बने भी, अपने जो भी संसाधन था उसमें हम बिजनेस में आए, बिजनेस किए, बिजनेस में आगे बढ़े। हम राजनीति में मजबूरी में आ गए। वैसे राजनीति हम लोग दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के लिए हम लोगों ने किया। 90 में जब वो जेल से एमएलए बने तो हम उस समय इलेक्शन एजेंट थे उनके, और हम लोगों ने उनके लिए राजनीति शुरू किया। मैंने उन्हीं तक सीमित था, वो राजनीति से एमपी एमएलए बन जाएं, हम लोग की यही मंशा थी। बाकी हम लोग को अपना काम करना था। उस राजनीति से कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता था। अगर हम राजनीति भी करते थे, कुछ क्षणिक समय के लिए करते थे और उनके लिए करते थे, बस राजनीति। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मतलब आपके स्टडी के टाइम में कहाँ तक आपके साथ थे? देखिए प्राइमरी स्कूल के बाद रेनुआ नहीं, प्रतापपुर। हाँ। उसके बाद हम रेनुआ आ गए। वो कहाँ चले? वो चले गए कुछ देर के लिए मोतिहारी, वो अपने मामा के यहाँ। मामा उनके जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे
वो उनके मोतिहारी पोस्टेड थे, तो वहाँ उनके यहाँ चले गए। फिर इस्लामिया हाई स्कूल में आकर के कुछ दिन स्टडी किया, फिर डीएवी हाई स्कूल में हम लोग साथ आ गए। फिर साथ में आ गए। फिर साथ आ गए। 83 में हम लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। हमारे गांव से लगभग 13 लड़के एग्ज़ाम दिए थे। हम और साहबुद्दीन साहब सेकेंड डिवीजन से पास किए। गोरिया कोठी हम लोगों का सेंटर गया था, और एक खैराती नाम का लड़का था, वो थर्ड डिवीजन से पास किया। बाकी सब लोग फेल हो गए, चूँकि बहुत कड़ाई हुई थी वहाँ पर उस सेंटर में गोरिया कोठी में, तो 3 ही आदमी हम लोग पास किए थे। फिर उसके बाद कॉलेज में हम लोग साथ आ गए। कॉलेज में भी साथ आ गए। वो आर्ट्स ले लिए, पॉलिटिकल साइंस लिए, हम कॉमर्स ले लिए। जी। तो मैंने सुना है कि आपके एक अच्छे दोस्त थे। जी बिल्कुल। और मतलब ऐसा क्या आ गया कि मतलब इतने दिन साथ थे, शुरुआत में उनको विधायक जब बने थे तब भी साथ थे, शायद 2005-7 तक आप साथ में ही थे, उसके बाद से शायद मामला गड़बड़ हुआ है। जी जी। तो बचपन का दोस्त देखिए, कौन आ गया बीच में कि ये जुदाई हो गई? नहीं, परिस्थिति होती है तो जुदाई होता है। एक माँ का कोख से पैदा हुआ बेटा में कन्फ्यूजन अगर हो जाएगा तो वो खाई बढ़ते जाता है। यही स्थिति होगी हम लोगों के साथ, और कोई बात नहीं था। वैसे तो बचपन में से लेकर, वो तो मर गए, अब दुनिया में नहीं रहे, उस समय तक कभी हम लोगों से कोई हॉट टॉक नहीं हुआ आपस में। इस तरह का संबंध था, एक दूसरे पर बहुत कॉन्फिडेंस था, विश्वास भी था। लेकिन बीच में हो जाता है, एक समय का कालचक्र चलता है और एक दूसरे के प्रति कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। बीच में आने वाले, चूँकि देखिए, जो पेड़ लगाता है वो फल का उम्मीद कम करता है, लेकिन वो चाहता है कि जब फल हो तो सारे हमारे गांव जवार जिला हमारे सब लोग खाएं पिएं खुश रहें। पेड़ लगाने का मकसद ये भी होता है कि छांव भी दे। जो पेड़ लगाएगा उसको बहुत ज़्यादा उससे लगा अटैचमेंट होगा। हम लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे जवार के लोगों ने मिल करके उनको एमएलए बनाया, एमपी तक बनाया। लेकिन बीच के कार्यकाल में जो बाहरी लोग आ गए उनसे सटते चले गए, तो उनका दिमाग वाश कर दिया, उनको दूसरे डायरेक्शन में लेकर चले गए। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। बहुत लोग ऐसा नहीं डेयर कर पा रहे थे उनके सामने बोलने का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ जिसके वजह से ये सब परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। वो अपराध जगत में इन्वॉल्व होते गए और उनके साथ जितने देश भर के अपराधी थे आते गए, शरण लेते गए। उनको ये बात का समझ नहीं आया कि हमारी कितनी शक्ति है, हम कितने नेम फेम वाले आदमी हैं, और उनके साथ दुरुपयोग किया गया। उनके पावर का, उनके शक्ति का लोगों ने दुरुपयोग किया, और धीरे धीरे वो भी डाइवर्ट होते गए, हम लोगों से भी दूरी बनती चली गई। तो आपसे कभी इस तरह से बात नहीं हुआ जब इस तरह से आप में उनमें गैप बढ़ते जा रहा था? हाँ। तो आपने कभी बात नहीं किया कि नहीं, बात तो हुई। हाँ हाँ, साथ बिल्कुल बात हुई, लेकिन बात के क्रम में वो जेल वगैरह चले गए और बात स्पष्ट नहीं हो पाई। लोगों ने कान भर दिया, और कान का नतीजा हुआ कि थोड़ा सा वो गलत डिसीजन ले लिए। मेरे भाई की हत्या हो गई, आज जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग के रास्ते जुदा हो गए। तो ये एक बात हो गई। बिल्कुल। तो अब उसके बाद आपने ये मीन्स उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ गए, है ना? हाँ, उसके बाद हाँ बिल्कुल हम बिजनेसमैन थे, और हमको राजनीति में मजबूरी में आ गए, चूँकि सुरक्षा की ज़रूरत थी और परिस्थितियाँ बनती चली गई, और हम राजनीति में आ गए, इंटरेस्ट लेने लगे। चूँकि हम जो भी करते थे राजनीति उनके लिए किए, और जब परिस्थिति बदली तो हमको राजनीति करना मजबूरी हो गया। अच्छा, एक और बात सुनते हैं आपके बारे में। आपका पकड़ इतना ज़बरदस्त है, गुलटनिया मार के कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, जब चाहते हैं, हाँ वही, जब चाहते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं आपको टिकट मिल जाता है। कितना पलटी मारे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। ये किस्मत का दोष कहिए। पलटी का जहाँ तक बात है, तो हर पार्टी में अपने लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग थे, तो हम राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर नहीं थे। चूँकि साहबुद्दीन साहब थे तो हम थे व्यक्तिगत, माने उनके साथ हम राष्ट्रीय जनता दल में थे। मेंबरशिप भी मेरा नहीं था, लेकिन लोग जानता था कि हैं, चूँकि पार्टी में हम लोग थे, उनके लिए काम करते थे। वैसे तो निर्दलीय हुए थे एमएलए स्टार्टिंग में। 95 में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए। जनता दल ज्वाइन करके वो चक्कर छाप से एमएलए बने। उसके बाद लालू जी का पार्टी अलग हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल बन गया। तो इसलिए लोग जानते थे, लेकिन हम कभी सदस्य नहीं रहे राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन 2 बार लड़े हैं ना चुनाव उसके? नहीं, हम तो उस राजद के सिंबल पर नहीं लड़े। नहीं, बीजेपी के सिंबल। हम बीजेपी के सिंबल पर एक बार लड़े हैं, एक बार इंडिपेंडेंट हम एमएलसी हुए हैं, और एक बार जदयू के सिंबल पर लोकसभा लड़े हैं।
और एक बार ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पार्टी से एक बार विधानसभा लड़े। पार्टी बदलना, देखिए हर परिवार में जब जाएगा आदमी तो उसके मेरिट डिमेरिट को समझेगा। हमको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, मुझे रामविलास जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अच्छी लगी, उनके पास ऑफर आया, हम चले गए। हम लोकसभा मांग रहे थे 2014 में, इनको ओम प्रकाश जी को न मिले, बाकी किसी को मिले, हम यही कह रहे थे। चूँकि उनको हम लोगों ने जिताया था इंडिपेंडेंट, उस समय सब लोगों ने, सीवान के सभी लोगों ने 2009 में, तो उनको भाजपा में जाने का कमिटमेंट था। पूरी जनता, सीवान की जनता से वो बोले थे कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, लेकिन वो चले गए कांग्रेस के साथ। तो 5 साल उनका कांग्रेस में व्यतीत हो गया, उससे हमारी उनकी थोड़ा गैप बढ़ गया और वो हम भाजपा में चले गए और वो कांग्रेस में चले गए। तो पार्टी बदलने का आपने जो आरोप लगाया, तो हाँ वही कि बने आप घुलटनियाँ मार देते हैं, तो उससे तो ज़्यादा पार्टियाँ घुलटनियाँ मारती हैं। कभी राष्ट्रीय जनता दल के कब्र पर नीतीश कुमार जी की इमारत खड़ी हुई, जनता दल यूनाइटेड के नाम पर, समता पार्टी के नाम पर जी। वो समता पार्टी जब विलुप्त हुई तो जनता दल यूनाइटेड हो गया। तो जिसके कब्र पर इमारत बनी और उसी से लोगों ने हाथ मिलाया। फिर कांग्रेस, एंटी कांग्रेस राजनीति जीवन भर नीतीश कुमार जी ने किया और कांग्रेस से आज साथ में है। तो ये किसको क्या कहिएगा आप? महबूबा मुफ्ती के विरोध में हमेशा भाजपा रही और उनके साथ सरकार मिलकर जम्मू कश्मीर में बनाई। तो जहाँ व्यक्ति को सूट करता है वहाँ व्यक्ति चला जाता है, जहाँ पार्टियों को सूट करता है वहाँ पार्टियाँ चली जाती है। सिद्धांत की बात जहाँ तक करें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में सिद्धांत नहीं है। अपना मैनिफेस्टो है कि हमने ये कहा है, ये किया, अपना मैनिफेस्टो को मैं मानता हूँ, लेकिन सिद्धांत की कोई बात नहीं है। बस। ठीक। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम श्री मदन सिंह है। कितने भाई आप लोग हैं? हम 4 भाई थे, अभी एक भाई नहीं रहे दुनिया में, 3 भाई हम लोग। सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़े हम। सबसे बड़े आप? बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे, एक न और एक बेटा और एक बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी? नहीं, 3 बेटा 1 बेटी। 3 बेटा 1 बेटी। जी। अच्छा ये बताइए, जब आप MLC थे जी, तो उसमें आपने ऐसा कौन सा काम कराया जो लगता है कि हमने वाकई सीवान के लिए किया है? देखिए, हम पहली बार 2006 में चेयरमैन बने कोऑपरेटिव बैंक का। उस समय कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। सेक्शन 11 एक होता है, रिजर्व बैंक का एक कानून होता है, उसके तहत लेन देन पर रोक था। स्टाफ के पैसा देने का पैसा बैंक के पास नहीं था। उस सेक्शन 11 से उस बैंक को मैंने निकाला 5 साल के कार्यकाल में। और एक मैंने 1917 का जो बैंक, जिसके आपके सीवान के पूर्वजों ने बनाया, जब अंग्रेज गुलाम थे, ये देश गुलाम था, उस समय बैंकिंग की आवश्यकता समझ में आई। किसानों के लिए बैंक होना चाहिए, किसान हित में काम करे, इसके लिए स्थापना हुआ। वो बैंक अपने क्षीण स्थिति में था, लड़खड़ा रहा था, उसके अस्तित्व पर खतरा था, उसको हमने ठीक किया। फिर 5 साल हुए, 17 तक हम चेयरमैन रहे। बैंक को, मतलब बिहार के टॉप मोस्ट बैंक में एक सीवान बैंक था, उसको मैंने पूर्वजों के धरोहर को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया, अन्यथा वो डूब जाता। छपरा में 30 साल से, छपरा से सारण सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो उस कार्यकाल में आपने ये, मैं बताने MLC नहीं थे, चेयरमैन थे उसमें, बता चेयरमैन थे। हमने बोला MLC जब आप, हाँ, तो 2009 में, उसके बाद ही ना, तो उसके चलते मैं गांव में मेरा संपर्क रहा, लोगों ने हमको MLC के चुनाव में भी मदद किया और मैं इंडिपेंडेंट MLC बन गया। MLC के कार्यकाल में मैंने कोई फंड भी नहीं बेचा और मैंने जो भी काम किया, ऐतिहासिक काम किया है, जो भी हम अपना फंड रहा, सरकार में तो हम थे नहीं और कोई ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं थे, मात्र MLC थे। तो हमने करने का प्रयास किया। विशेष रूप से कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट रहता है आज के डेट में भी। तो एग्रीकल्चर में, जैसे कि रोड मैप आया, जिस समय माननीय 12 में मंत्री थे नरेंद्र बाबू, तो उसमें भी हमारा योगदान रहा कृषि के क्षेत्र में। और आज भी कृषि से मैं जुड़ा रहता हूँ। देश में फर्टिलाइज़र की कमी है, बहुत बड़ा अमाउंट 1,25,000 करोड़
भारत सरकार सब्सिडी देती है फर्टिलाइज़र पे। वो फर्टिलाइज़र जिससे आज हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या का भोजन चल रहा है, हम बल्कि विदेश में भी दे रहे हैं। और कोरोना काल में देश की सरकार ने सबको फ्री में अनाज दिया, सबको खिलाने का काम किया। तो हमारा किसानों के प्रति विशेष लगाव रहता है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। वैसे भारत की सरकार 2022 तक टारगेट रखी थी कि किसान को आमदनी को दोगुना कर देंगे। उसमें कुछ हद तक पहल भी किया। उसी का नतीजा है कि देखिए फर्टिलाइज़र देश में क्राइसिस है, इंपोर्ट होता है। एक बोरी की कीमत 1200 रुपये पड़ता है। 300, 250, 265 रुपये में यूरिया मिलता है, किसान खरीदता है, चाहे मार्केट में मिलता है। वो बाकी का 900 रुपये का डिफरेंस भारत सरकार देती है। तो हम लोगों ने इस पर प्रयास किया कि जैविक खेती पर भी लोग मुखातिब हों और जैविक खेती करें, ताकि प्रोडक्शन भी बना रहे और भारत सरकार का जो सब्सिडी वाला पैसा है वो भी बचे। जी आपकी मर्जी है, आपको, मुझे इस तरह का कुछ ये नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव बात ना की जाए, लेकिन फिर भी अभी जो कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन थे उन पे गोली चली थी, वीडियो भी अब सबने देखा, वायरल हुआ था। वो आरोप आप पे लगा रहे थे इस पर? हाँ, पहले तो मीडिया में उन्होंने हम पर आरोप लगाया, लेकिन बाद में जो उन्होंने FIR किया है उसमें एक सोनू सिंह है नरीनपुर के, जो सिवान में रहते हैं। वो 1 क्विंटल 20 किलो वजन है उनका, शरीर से मोटे तगड़े हैं। उनका भी मैंने वीडियो एक दिन देखा था। तो उन पर लगा रहे हैं। और एक अन्य आदमी सोनू सिंह आए और एक और अन्य आदमी आए, हम पर गोली चलाए मारने की नीयत से, उनका आरोप है। और मनोज सिंह और मेरे छोटे भाई धनंजय सिंह हैं, उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने साजिश किया है, हमको मरवाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 85% और 10%, मतलब समाज को गोलबंद करने का काम किया। उनके नीयत से ये लगा कि भाई वो चाहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड हो, समाज में एक तरह का तनाव पैदा हो और 10% वाले लोग को टारगेट किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि अब वो 90 वाली दशक वाली नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली समाज नहीं चाहता है। समाज विकास चाहता है, सिवान विकास चाहता है। आपने विकास पर बात करना शुरू किया, तो विकास का तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लेकिन एक सिर्फ विकास, रोड बनना, बिजली लगना विकास नहीं होता है। विकास मानसिक रूप से विकास होना चाहिए, शैक्षणिक रूप से विकास होना चाहिए, वो इंडस्ट्री में विकास होना चाहिए। ये बिहार में नहीं हुआ। और कोई भी सरकार कहे तो लालू यादव के सरकार में तो इंडस्ट्री जो सिवान में थी, 4 इंडस्ट्री था, 3 शुगर मिल और एक क्या बोलते हैं सूता मिल। तो इस सरकार में वो सारा बंद हो गया, ज़मीन तक बिक गया, अब ज़मीन भी नहीं रहा, इंडस्ट्री तो कोसों दूर हो गया। हमारे नौजवान बच्चे, सिवान के नौजवान होनहार भी होते हैं और स्ट्रगल करने वाले होते हैं, जो जा कर के या तो गल्फ़ कंट्री में चले गए तो ठीक है, अगर गल्फ़ से आ गए, उनका एज एक्सपायर कर गया तो यहाँ रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं। उनके पास स्किल है, उनके पास दक्षता, क्षमता है काम करने का, लेकिन रोज़गार नहीं अपने प्रदेश में। तो हमें तो लगता है कि ये 15 साल का लालू यादव का भी सरकार और नीतीश कुमार का भी सरकार ने लोगों को सिर्फ दलित को महादलित में, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटने का काम किया। विकास हुआ है, रोड, बिजली, ये 2 सेक्टर है जिसमें विकास हुआ है। बाकी का जो सेक्टर है, इंडस्ट्री में हरास हुआ है, ठीक है, रोजगार में हरास हुआ है। जो रोजगार दिया गया अनुबंध के आधार पर दिया गया, जबकि अस्थाई रोजगार मिलना, अस्थाई नौकरी मिलनी चाहिए। एडहॉक नौकरी दिया गया कि आज हैं कल हटा दिए जाएंगे। अफसरशाही इस सरकार में बढ़ गई है, जिसकी वजह से कि युवा हमारे या तो पदाधिकारी से उलझ जाते हैं या अपराध की तरफ मुखातिब हो जाते हैं। दारूबंदी, इस सरकार की दारूबंदी का परिणाम है कि अदर देन अल्कोहल, मतलब समझिए कि अफीम, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और यहाँ तक कि वो सुलेशन, चाटने और सूंघने की भी बीमारी जो है बच्चों में लग गई है। ये लत जो है ये बहुत ख़राब है, ये पूरी जनरेशन को, एक पीढ़ी को बर्बाद कर। आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने बात किया है, तो मेरे जहन में अचानक आ गया सवाल, पूछ लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब 9 तक MP रहते हैं, उस टाइम में विकास हुआ है। उसके बाद ओम प्रकाश यादव जी आते हैं 10 साल के लिए, अभी कविता जी हैं।
ये 15 साल और स्टार्टिंग का वो 15 साल जो भी हो उधर का, किस टाइम में सीवान का ज़्यादा विकास हुआ है? देखिए मैंने कहा विकास मतलब कि रोड, बिजली, सड़क, पानी नहीं होता है। मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास, कई तरह का विकास है। ठीक है। तुलना करेंगे तो राजनेता, हाँ ओवरऑल का आपने बात किया, तो राजनेता हम बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हमको भी राजनीति करनी है, लेकिन तुलनात्मक देखिए, सच्चाई है उसको तो सच्चाई है तो जो देखिए सच्चाई है तो सच्चा तो कोई सुनना ही ना चाहता है। सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता है। वो तो अलग बात है, हमारा काम है सच बोलना। सच बोलना, तो सच बोलना ये है कि जो कम संसाधन साहबुद्दीन साहब ने कर दिया, वो सरकार रहते हुए केंद्र में और बिहार में, जैसे ओम प्रकाश जी कांग्रेस के साथ 5 साल रहे, केंद्र में उनकी सरकार थी। सिसवन ढाला की तुलना कर लीजिए, सिसवन ढाला 10 साल वो भी चला गया, 5 साल ये भी जाने वाला है। सिसवन ढाले पर एक फ्लाईओवर, एक उदाहरण बोल रहे हैं, नहीं बना। बाईपास की बात हो रही थी, चांप ढाले से लेकर के सिसवन रोड तक, बाईपास आज तक नहीं निकला, जो जरूरी है। आज शहर जाम है, कोई इस पर विचार करने वाला नहीं है। जनसंख्या कहाँ था और कहाँ चला गया। जो बच्चा कोख में था 2009 में जी, आज जवान हो गया, उसको मोछ आ गया, दाढ़ी आ गया। ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि 10 साल में जो 10 साल उनका, 5 साल अभी कंप्लीट होने वाला है कविता जी का। हाँ, तो 5 साल ये भी खत्म हो गया। एक सिसवन ढाला नहीं बना, जो उनका रोड है, उन्हीं का रास्ता है उनके घर तक जाने वाला। तो एक ये हो गया। और उनके उसके पहले देखिए उन्होंने जो काम किया, पहले हमारे ही पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं विशेष रूप से कि हमने उनको कह दिया कि भाई विकास उन्होंने किया। उनका इंडोर स्टेडियम, जो पैखाना घर था दक्षिण टोला में, यहाँ DAV हाई स्कूल का फील्ड है, उन्होंने इंडोर स्टेडियम बनाया, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच कराया। ठीक है जी जी। और एक जिप्सी कैफे खोला, ये सब बंद हो गया। जैसे हाँ बंद हो गया, समझ लीजिए। राजेंद्र स्टेडियम एक छोटा सा था, हम लोग बचपन में उसमें खेलते थे, उसका एक्सटेंशन उन्होंने किया, प्राइवेट लैंड पकड़ के। लोग नाराज हो गए, लेकिन उस काम को उन्होंने किया। विद्या भवन, प्रभावती देवी, जिसका बाउंड्री उन्होंने कराया, अन्यथा लोग उसको घर बना लिए होते उधर। तो जिस भी स्कूल पर, जिस भी कॉलेज पर उनका निगाह पड़ता था, उसका उद्धार हो जाता था। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एक छोटा सा कमरे में चलता था, जब तक सेक्रेटरी रहे उन्होंने उसका बहुत विकास किया, बिल्डिंग बनवाया। अन्य सांसद फातमी जी थे, राज्य मंत्री थे केंद्र में, उनका फंड लेकर के, अब्दुल बारी सिद्दीकी से फंड लेकर के, रंजन यादव से फंड लेकर के सीवान में लाकर लगाते थे। टाउन हॉल जैसा एक भी हॉल आज के तारीख में किसी नहीं है। टाउन हॉल उन्होंने बनाया। उसी तरह का इंडोर स्टेडियम था, मीटिंग भी, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, बंद हो गया। अब टाउन हॉल चूँकि पक्का का कंस्ट्रक्शन था, उनके देख रेख में हुआ था, तो मजबूती के साथ बना था, तो आज वो अपने अस्तित्व में है। तो उनका किया हुआ अब याद करेंगे तो देहात में भी बहुत सारा काम है। ठीक है, हाँ, रेड क्रॉस का बिल्डिंग, आज रेड दरबार वाले। ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो काम उन्होंने कराया है, उसके पास विजन था। देखिए विकास का उनके पास विजन था, लेकिन बड़ा ख्वाब देखते थे। लेकिन प्रश्न हम ये लगा रहे हैं, विकास उन्होंने किया, लेकिन अपराध जो बढ़ गया उनके रीजन में, तो हम लोग बहुत बड़ा रहे हैं विकास के बारे में। नहीं, देखिए विकास और अपराध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपराध तो हर टाइम में है। नहीं, हर टाइम में है, ठीक है। तो देखिए अब अपराध की डिफिनेशन समझिए। अपराध 2 भाग में, जैसे कि संगठित अपराध होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, एक क्राइम होता है। क्राइम कि आप यहाँ बैठे हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हमको यहाँ छुरी मार दिए। और एक संगठित अपराध हुआ कि योजनाबद्ध तरीके से यहाँ नरसंहार करना है, इसको मारना है, उसको मार देना है, वो विरोध कर रहा है, ये वो योजनाबद्ध हुआ। वैसे इसको उनके टाइम में अपराध ज़्यादा था कि अभी अपराध? आपको तो ये लगता नहीं कि सारे टाइम में अपराध तुलना? देखिए हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा रहा है, ये तो रहा है, जब तक इंसान रहेगा वो रहेगा। लेकिन अपराध, संगठित अपराध और अपराध में अंतर है। तो थोड़ा अपराध उस समय ज़्यादा था, जिससे सीवान से पलायन भी हुआ लोगों का। सीवान से पलायन हुआ और बहुत लोग तो यहाँ से जा कर के बन गए,
मैंने यहाँ से जो लोग घर बेचकर सूरत चले गए, जो दिल्ली चले गए, इंडस्ट्री लगा लिया, बड़े आदमी हो गए, शायद उन्हीं लोगों के लिए अपराध बढ़ा था सीवान में। बाहर जाकर के बहुत डेवलप कर गए। वो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरे लिए कि हम सीवान का मकान ज़मीन बेच दिए और आकर के सूरत में आज बस गए, पंजाब में बस गए, दिल्ली में बस गए, तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए हम लोग के आँख के सामने। जी जी। तो खैर ये होता है, कोई बात नहीं। विकास तो उन्होंने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा किए। एक और सवाल, बचपन के साथी और लोग आपके नाम आता है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बचपन के दोस्त हैं। कुछ ऐसा वाक़या जो बचपन में आप लोग साथ में बिताए हैं, उसको अगर आपको याद आ रहा है तो अभी थोड़ा शेयर कर दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हम लोग अगर ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे थे तो हम लोग एक बेड नहीं मिला, एक बेड पर हम लोग सोकर चले गए, ऐसा भी हुआ है। कपड़ा कम है, हम दोनों ही आदमी हैं, तो हम एक दूसरे के कपड़ा भी पहन लेते थे, क्योंकि थोड़ा डिल डोल में शरीर मिलता जुलता था, चल जाता था। याद ये है कि उन्होंने पहली बार हमको, आज अभी तो मैं कई बार प्लेन में चढ़ता हूँ, हमेशा चढ़ता हूँ, लेकिन पहली बार हमको वही प्लेन में चढ़ाए थे। अच्छा। 2 आदमी का याद है। पहली बार हमको वो प्लेन में चढ़ाए थे इंडियन एयरलाइंस में, पटना टू रांची या रांची टू दिल्ली, और हेलीकॉप्टर में हमको शाहनवाज हुसैन साहब चढ़ाए थे। अच्छा। महाराजगंज से सीवान पुलिस लाइन हमको पहली बार चढ़ाए थे। तो ये एक जीवन का याद है कि भाई प्लेन में तो हमेशा हम डर रहे थे। प्लेन में पहली बार जब चढ़े थे तो हमको बैठाए जंगला के तरफ, कहीं नीचे देखा, तो हम विंडो सीट में अपने विंडो साइड बैठे थे। बाद में बोला कि आइए बगल में बैठे इधर। हम लोग दोनों साथ में बैठे थे, एक दो फर्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक बिजनेस क्लास में। और शिवशंकर यादव वही टिकट कराए थे, उस समय राज्य मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री, वो तो मर गए अभी। तो हमको विंडो साइड में बैठाए, फिर बोले कि नीचे देखा, नीचे देखे तो बोले कि रोड दिखाई देता, हमने हाँ, तो रोड ना हो नदी है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा हमको लगा बाप रे इतनी ऊंचाई पे हम लोग हैं, गिरेंगे तो क्या होगा, सोचते जा रहे थे। तो मैगजीन दिए गया, पढ़त रहा, मत आकर नीचे, अब छोड़ा, पढ़त रहा। तो हो गया 25 मिनट 20 मिनट में हम लोग रांची पहुँचे। तो हम सोचे कि दिल्ली पहुँच गया, हम लोग उतरल जाए, अरे भाई हमने कभी रांची आयल बनी सा, एक बाद उड़ी तो दिल्ली चल गई। अच्छा, ले गए। तो पहली यात्रा वही का है। फिर आदमी घूमने फिरने भी परिवार के साथ कई बार, हम दोनों अभी छोटे थे। आपको अच्छा लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं ज़्यादा टाइम ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो एक हम बात होते रहती है, तो हमने सुना है कि आप लोग 3 लोग थे, आप लोगों का ग्रुप था। एक तो आप हो गए, एक शहाबुद्दीन साहब हो गए, एक और मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन थे। मैंने सुना, पता नहीं क्या सच्चाई है, आप लोग साथ में रहते थे। देखिए, राजनीति में आने के बाद हमेशा हम साथ नहीं रहे। उस टाइम में नहीं, बचपन की हाँ, उस समय स्टार्टिंग में कॉलेज में एक अजय तिवारी हैं, बगल में घर है, वो थे। एक डॉक्टर मनोज हैं, अभी प्रोफेसर हैं, वो थे। फिर हमारे गांव के जमालुद्दीन हैं, वो थे। यही 3-4 लोग थे, रहते थे साथ में, आप लोग रहते थे। तो ये एक बात हो गई, अब ख़त्म किया जाएगा। आगे का आपका रणनीति क्या होगा? 24 में चुनाव होने वाला है, 25 में अपने आप को कहाँ? देखिए, जब राजनीतिक व्यक्ति जो होता है ना, विशेष रूप से हम चाहे सभी लोग, हम ही नहीं, जब राजनीति का बिगुल बजता है तो सब लोग चाहता है कि थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया जाए, लेता भी लोग है। जो कोई भी राजनीति का व्यक्ति है, तो कोई लड़ना ही जरूरी नहीं है, लड़ाना भी जरूरी होता है। तो कोई लड़ेंगे, कभी लड़ाएंगे, ये चलता रहेगा। आने दीजिए, 24 में क्या होता है देखा जाएगा। सिवान की स्थिति परिस्थिति, अभी तो जिनको हम लोगों ने जिताया वो तो महागठबंधन में चली गई। अब हम लोग के यहाँ सीट खाली है, तो जो लड़ेगा उसको मदद किया जाएगा, और मिलेगा तो लड़ेंगे। लास्ट में क्या कहेंगे सिवान गोपालगंज के जो भी आपके चाहने वाले हैं? देखिए, हम अपने चाहने वालों से यही कहेंगे कि हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, बेवाक बोलना चाहिए, जो सही हो उसको बोलना चाहिए, और सही का समर्थन करना चाहिए। सही का समर्थन भी करना चाहिए, चाहे अंजाम जो भी हो, अंजाम का परवाह नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में जो लिखा है वो ही होगा, जो आपको निर्धारित है वो होना है।
लेकिन अंजाम का परवाह नहीं करना है और सही बोलना है। ऑलवेज कहीं भी हाँ सच बिल्कुल, सच को बोलना है और सच का साथ देना है। बोलना। अगर सच की हत्या नहीं होनी चाहिए, जी जी। सच का गला नहीं।